Okay, let's start the class. Good evening, everyone. There were some queries in the last class, तो वो क्वेरी को फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. ओके, चलिए. फर्स्ट क्वेरी था दैट आर्टिकल 36 एंड 37 का बारे में. आर्टिकल 36 एंड 37 देखिए, वैसे तो ये मतलब आप फर्स्ट चीज़ ये समझ लीजिए. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 300 प्लस आर्टिकल्स है. टू बी एग्जैक्ट 395 है आई थिंक नाउ एट प्रेजेंट. तो आपके लिए सब आर्टिकल को याद करना ये इम्पॉसिबल होगा. जो लॉ प्रैक्टिस करता है वो लोगों को भी सब आर्टिकल याद नहीं है. तो एज ए ह्यूमन बीइंग ये सबको याद कर पाना तो बहुत मुश्किल है. इसलिए हर आर्टिकल को बताते रहने से भी ये इसका लाभ भी नहीं है इतना. क्योंकि जैसे कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी से आर्टिकल में बहुत कम ही क्वेश्चन आता है. जो इम्पोर्टेंट है एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है पर भी आ सकता है, उस सब को डिस्कस किया हुआ था. एंड सब आर्टिकल को आप देखिएगा सोचने से ये रॉन्ग वे है अप्रोच करने के लिए. आप एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए रॉन्ग वे है ये अप्रोच करने के लिए. लेकिन भी डाउट था, तो लेट्स सी द आर्टिकल 36 जो कि डीपीएसपी का अंदर में है. देखिए, डीपीएसपी कहाँ से लिया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. इसको याद रखिए, इसको याद रखिए. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं. इन आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 देखिए, आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दिया हुआ है ऑफ स्टेट. पहले आर्टिकल 12 में भी हम लोग ये देखा था, आर्टिकल 12 में भी देखा था कि ये फंडामेंटल राइट शुरू होने से पहले डेफिनेशन दिया हुआ था स्टेट का. इसलिए डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे ताकि यहाँ ये डिफाइन हो जाए कि ये डीपीएसपी का परव्यू किसका कहाँ तक फैलेगा. मतलब डीपीएसपी का ये प्रोविज़न कहाँ तक फैलेगा. ये एक स्टेट के लिए डायरेक्टिव है ना, तो ये स्टेट का डेफिनेशन बोल रहा है. ये स्टेट में, स्टेट का अंदर में जो आ जाएगा, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड extended offices of the legislature and the executive plus the administrative part of the governments. तो जहाँ तक ये फैलेगा it comes under the state. ये स्टेट का अंदर आएगा. That's why state is defined in the article 36. और ये चीज़ हम लोग फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 में भी देखा था, जहाँ भी स्टेट को डिफाइन किया था. वहाँ पे भी इसलिए डिफाइन किया है ताकि कुछ जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट जब आपका वायोलेशन होगा तो जो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी जो अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट आना पड़ेगा. और कोई आर्टिकल तो प्राइवेट पर्सन के लिए भी लागू करता है, वो दैट्स अनदर केस. बट इन ए स्टेट जब आपका कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का बॉडी जब आपका फंडामेंटल राइट को इम्प्रिंज करता है, तो वो स्टेट में कौन कौन सा पार्ट्स आ जाता है उसको डिफाइन किया है. सेम चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 36 में डिफाइन किया हुआ है. दैट इज आर्टिकल 36. एंड आर्टिकल 37 में ये बताया कि इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट. डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल, enforceable in any court of law.
एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और इसका मतलब डीपीएसपी में जो भी प्रोविजन है उसको आप जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है कि ये बात को स्टेट नहीं मान रहा है। और इसको फर्स्ट तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये बताए आर्टिकल 37 में, हालांकि ये एनफोर्सेबल नहीं होगा बट इट शुड बी कंसिडर्ड एज द मेन प्रोविजन एज द मेन प्रिंसिपल्स that should be followed by the state in drafting or in amending or in following any act of the government or the state। मतलब ये enforceable तो नहीं होगा लेकिन इसको एक मेन गाइडिंग फोर्स जिसे मान के चलना है एक स्टेट को, और इसका जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिया हुआ है इसको ही मान के चलना है, इसको एक गाइडिंग फोर्स जिसे लेके चलना है। ये है आर्टिकल 37 में। और एक क्वेश्चन था कि ये कहाँ पे आएगा, कौन सा प्रिंसिपल्स में आएगा, सोशलिस्टिक गांधीयन या इंटेलेक्चुअल लिबरल में आएगा। तो ये कहीं भी आने का बात नहीं, यहाँ पे आने का जगह नहीं है इसमें कोई भी, क्योंकि ये जस्ट डीपीएसपी को डिफाइन कर रहा है। डीपीएसपी का जो उसका जो फैला हुआ है, जो उसका इफेक्टिवनेस कहाँ तक है, इसको सिर्फ बता रहा है ये दो आर्टिकल में, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया हुआ है। सो दैट्स वाई ये कोई भी जो हम लोग प्रिंसिपल्स देखा था सोशलिस्टिक गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये कहीं भी नहीं आएगा। That is the thing। ये हो गया। And I will suggest that you don't have to go through the all articles because it is not possible। First of all 395 आर्टिकल्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, आपको बाकी चीज़ भी पढ़ना होगा। आप आर्टिकल को सब याद करके बैठने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये बात नहीं है। आपको ओवरऑल नॉलेज होना है सबका, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्टिकल है उसको याद रखना है। जैसे फंडामेंटल राइट का सब आर्टिकल भी यूजुअली इतना नहीं करने से भी हो जाएगा। 14 to 32 आपको याद रखना है, जहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, फंडामेंटल राइट का असली शुरू होता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हम पूरा 12 से लेके 35 तक आपको कवर कराया था, बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल राइट। और कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है फंडामेंटल राइट का, जब फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ होगा। बट हर आर्टिकल को आप उसको पढ़ाने के लिए भी मतलब बहुत टाइम चला जाएगा, और ये रॉन्ग वे ऑफ कैरिंग योर प्रिपरेशन। इट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ गोइंग फॉर द प्रिपरेशन। ये आपको हर एक आर्टिकल को याद नहीं रख के आपको एक ओवरऑल नॉलेज होना है, प्लस जो मेन आर्टिकल्स है वो सब याद रखना है। तो डीपीएसपी आर्टिकल्स जैसे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका बात होता है, लीगल एड का बात होता है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज का बात होता है, ये सब को आप याद रख सकता है। बट हर आर्टिकल को याद रखेगा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एंड उसको पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और एक चीज़ है, देखिए जो हम लोग कॉलेजेस और स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ता है उसको आप देखेगा तो उसका हम लोग डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है कि इसका क्या क्या हुआ है, ब्रेक डाउन करके डेप्थ तक जाना होता है। लेकिन जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, स्पेशली जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए है, उसमें आपको ये फैला हुआ देखना है आपका, आप कितना ब्रेथ तक जा सकते हैं, नॉट डेप्थ बट आपका ये ब्रेथ कितना होगा,
मतलब आपका फेल, आप कितना फेल सकते हैं वो नॉलेज को लेके, पर्टिकुलर नॉलेज को लेके। जैसे कुछ भी हो, जैसे जैसे आर्टिकल 13 बता दिया, आर्टिकल 13 बता दिया, तो वहाँ पे क्या था, जुडिशियल रिव्यू था। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू एक, जुडिशियल रिव्यू से अभी एक जुडिशियल एक्टिविज्म आ रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म आ रहा है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का अंदर अभी हम लोग देखेगा तो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी का बीच में एक तनाव बढ़ रहा है, एक कंटेंशन हो रहा है, या में एक टसल हो रहा है फॉर द पावर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जुडिशियल, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लोग का ये बोलना है कि जुडिशियरी जो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और ये लेजिस्लेचर को भी, लेजिस्लेचर का काम को लेजिस्लेचर में ही रहना देना चाहिए। तो अभी ये सेम सेक्स मैरिज देखिए, सेम सेक्स मैरिज में क्या बोल रहा है ये गवर्नमेंट, जो क्या बोल रहा है कि जो लॉ बन रहा है, अभी लॉ बन के आना है, सिंस इट इज पार्ट ऑफ द मैरिज, यहाँ पे हर चीज़ आ जाता है। जैसे कि हिंदू लोग के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, और मुस्लिम के लिए वो लोग का शरिया लॉ है, एंड स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो कि जहाँ पे हिंदू मैरिज और वो सब नहीं चलेगा, जो एक लिबरल, एक इंटेलेक्चुअल लिबरल जो इंडिपेंडेंट ग्रुप होगा, उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो वो सब को, एक मैरिज को वहाँ पे सब डिफाइन करके रखा हुआ है, तो वो मैरिज को डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अभी ये जुडिशियल एक्टिविज्म करके ये सेम सेक्स मैरिज हो सकता है बोल के रूल पास कर देने से, तो ये सब अमेंडमेंट कौन करेगा? पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो अभी हम देखा है क्या कर रहा है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा नॉलेज जो डेप्थ नहीं है, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि जुडिशियल एक्टिविज्म फर्स्ट कौन सा कंट्री से निकल के आया है, ये कहाँ का आइडिया है, और उसका बाद क्या हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, तब ये हुआ है ये। लेकिन आप जुडिशियल एक्टिविज्म एक हमको ये पता है, आर्टिकल 13 में इसका प्रोविजंस है कि जुडिशियरी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने से उसको देख सकता है, और वो टर्म से जुडिशियल एक्टिविज्म निकला है। और ये अभी कहाँ कहाँ तक फैल रहा है ये आइडिया। तो मेरा आइडिया देखिए, ये फैला हुआ आइडिया है, ना कि एक डेप्थ वाला आइडिया है। इसका बारे में हमको जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब पूरा हिस्ट्री बताओ बोलने से हम नहीं बता पाएगा। और यहाँ पे इसका ऊपर का ये फिलोसोफर कौन था जो ये निकाला है, ये आइडिया को निकाला है, तो वो भी हम नहीं बता पाएगा। बट अभी इसका यूजेस क्या आ रहा है, इसका इफेक्ट्स क्या आ रहा है सोसाइटी पे, वो हम बता पाएगा। एंड दैट इज़ द वे टू गो। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन करने का आइडिया हो, आपको कैसे करना है प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये था कुछ लेक्चर आप लोग के लिए, जिसको आप लोग यूज़ कर सकता है। और आप लोग ये नहीं करना है कि एकदम डेप्थ में जाने का कोशिश नहीं करना है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है तो बाकी आपका रिसर्च करने का है, आप थीसिस लिख रहे हैं किसी के लिए, और या आप आर्टिकल छाप रहे हैं, तो आप वो आपका ऊपर है, आप जितना डेप्थ तक जा सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बात आता है, तो दैट इज़ द रॉन्ग वे टू गो। आपका नॉलेज फैलना चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, एक तो वो था। एंड एक शायद हम आप लोग को कल एक गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। आई थिंक आई सेड दैट आर्टिकल 52 to 78 इट कम्स अंडर द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट का अंदर नहीं होगा, ये होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव का अंदर, ठीक है। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल है, ये ठीक कर लीजिए आप लोग।
यूनियन एग्जीक्यूटिव का अंडर 52 से लेके 78 तक है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का अंदर क्या था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो ये सब का आर्टिकल है, ये मतलब पूरा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है इसका आर्टिकल है। हम यहाँ में प्रेसिडेंट का बोल दिया था, इट इज नॉट प्रेसिडेंट बट द होल यूनियन एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल है ये 52 से लेके 78 तक। तो ठीक है, अभी हम लोग जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट को देखिए, प्रेसिडेंट में जो एमसीक्यू बनने का एमसीक्यू बहुत आता है प्रेसिडेंट से, फंडामेंटल राइट से आता है एंड प्रेसिडेंट से बहुत आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट में इतना सारा प्रोविजन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का लिए भी बहुत सारा रास्ता बन जाता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि उसका रेजिग्नेशन टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा। टर्म ऑफ ऑफिस जो कि आर्टिकल 56 में दिया हुआ है, 5 इयर्स का टर्म होता है प्रेसिडेंट का। एंड ये रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? इट विल बी एड्रेस टू रेजिग्नेशन लेटर, रेजिग्नेशन किसको देगा? इट विल बी एड्रेस टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ तक देख लिया था। जो रिजाइन करेगा तब वो अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस विल बी 5 इयर्स। और नाउ लेट्स सी द इम्पीचमेंट प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट का आर्टिकल को याद रखिए, क्योंकि ये इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट में ही होता है, वाइस प्रेसिडेंट में भी इम्पीचमेंट नहीं होता है। आर्टिकल 61 है इसका, इसको याद रखिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61, एंड प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच only for the violation of the constitution, violation of the constitution। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में द वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। तो इसको जो कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया है कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर क्या चीज़ आएगा, ये चीज़ करने से वायोलेशन होगा या वो चीज़ करने से वायोलेशन होगा, ये अभी तक नहीं आया है। और कोई अभी तक इम्पीच भी नहीं हुआ है प्रेसिडेंट इंडिया में। तो ये है एक वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, not defined anywhere in the constitution। जो ये violation of the constitution का टर्म है। Let's see now the process। देखिए इम्पीचमेंट प्रोसेस को करने के लिए फर्स्ट तो ये कोई भी हाउस में कर सकता है पार्लियामेंट का, इन द ईदर ऑफ द हाउस, दैट इज लोकसभा या राज्यसभा, कहीं से भी ये इनिशिएट कर सकता है। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस का
प्रोसेस को। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को अपना पोस्ट से हटा देगा। हम इम्पीचमेंट को बताए नहीं, इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को अपना पोस्ट से हटा देगा, कि वो ही इज नो लॉन्गर विल बी एबल टू बी द होल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जहाँ से प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस से हटाना है, हटाएगा, वो प्रोसेस को इम्पीचमेंट बोलता है। एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस में इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउस, ईदर ऑफ द हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा। ये राज्यसभा से भी हटा सकता है या लोकसभा से भी हटा सकता है। तो यहाँ से इनिशिएट करने से पहले एक 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है। बिफोर दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस एक 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होता है प्रेसिडेंट को। नोटिस टू प्रेसिडेंट। और सेकेंड में उसका चार्जेस को, जो भी हाउस का मेंबर लोग उसका चार्जेस को साइन करना पड़ेगा कि ये गलती किया है, उसने वायोलेशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 of the member of that house, ठीक है। 1/4 मेंबर जो वहाँ में प्रेजेंट है ये हाउस में, वो साइन करना होगा जब वो चार्जेस जब लगाएगा। उसका बाद ये तो सिर्फ अभी उसका चार्जेस को साइन करेगा, उसका बाद फिर से चार्जेस को साइन करने के बाद इसको पास करना पड़ेगा। इट शुड बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 of the total member of the total member of the हाउस। देखिए ये 1/4 वाला साइन तो सिर्फ जो प्रेजेंट है वो है, एंड 2/3 जो क्या है, पूरा टोटल जितना हाउस का नंबर है, जितना हाउस में टोटल नंबर है वो होना पड़ेगा। वहाँ पे दो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, दोनों का नंबर को वहाँ पे यहाँ पे गिनेगा पास करने के लिए। अभी ये जो हाउस में इसको चार्जेस साइन किया हुआ है ये हाउस में ही है इसका, ठीक है, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो उसका है। अभी ये दूसरा हाउस में भेजेगा, यहाँ से पास हो गया अगर 2/3 आदमी, पूरा टोटल का 2/3 अगर उसको पास कर दिया तो ये दूसरा हाउस में जाएगा। अगर ये लोकसभा से इनिशिएट हुआ है तो राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, ठीक है, द अदर हाउस। तो यहाँ पे फिर से मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, नॉट प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन वोटिंग बट टोटल मेंबरशिप। जो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स है उसका 2/3 उसको पास करना पड़ेगा। और ये जब पास करेगा तो ये
इम्पीचमेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट, देन एंड देयर वो प्रेसिडेंट का ऑफिस से हट जाएगा। और जब ये सब प्रोसेस चल रहा होगा, ये सब प्रोसेस चल रहा होगा, तो प्रेसिडेंट का पास राइट है कि वो ये सब प्रोसेस को एक एपीआर करे और वो भी अपना बात रखे। प्रेसिडेंट हैज राइट टू appear and to be represented at such investigation। जब ये डिस्कशन हो रहा होगा हाउस में कि ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस का, तो प्रेसिडेंट को राइट होता है कि वो पूरा वहाँ पे जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा वो भी अपना बात रखे, या कोई उसका रिप्रेजेंटेशन करते हुए कोई उसका बात रख दे। यहाँ पे एक चीज़ है, नोट कीजिए, ये देखिए जो नॉमिनेटेड मेंबर्स था वो ये का, पहले तो इलेक्शन में क्या था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट करने का राइट नहीं था। ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग सिर्फ वोट कर पाता था। लेकिन जब इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहाँ पे वोट करेगा। nominated members of either of the house of either हाउस, मतलब लोकसभा का भी एंड राज्यसभा का भी। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स अभी लोकसभा में हटा दिया, उसको हटा दिया है। लोकसभा में 2 मेंबर को प्रेसिडेंट चुन के लाता था, एक 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को लोकसभा में पहले जगह मिलता था, उसको हटा दिया अभी। बट अब यहाँ पे ये जान के रहे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग भी इसको, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस में ये लोग भी वोट करेगा और पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। हालांकि नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग वोटिंग नहीं करेगा, दे वर नॉट द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में ये नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं था। साथ में लेजिस्लेटिव मेंबर्स एमएलए लोग भी वोट देता था ये को प्रेसिडेंट को, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस में वोट नहीं देगा। ये पहले तो आप ये जान लीजिए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग वोट देगा इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस, और जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग इम्पीचमेंट में ये लोग वोट नहीं देगा, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस में ये लोग का कोई वोटिंग नहीं होगा। दे will be abstain from voting or they will not vote or they won't be voting in this impeachment process। तो समझ गया ये। फर्स्ट तो इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्शन में क्या होता था, इलेक्टेड मेंबर्स वोट देता था और नॉमिनेटेड मेंबर्स लोग वोट नहीं देता था इलेक्शन में। इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे वोट करेगा इम्पीचमेंट में, और एमएलएस लोग जो वोट देता था ये प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ये लोग इम्पीचमेंट में वोटिंग नहीं करेगा ये लोग। ये है
and now let's see the vacancy in presidential office. vacancy कैसा आएगा, कब कब आएगा in president's office? It is in article 62. जब उसका टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा, ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, या तो वो रिजाइन कर देगा बाय रेजिग्नेशन, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर कब कितना था, 5 years, इसको याद रखिए। एंड जब उसका इम्पीचमेंट हो जाएगा, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, या तो मर जाएगा या तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसका इलेक्शन को जब डिक्लेयर, व्हेन हिज इलेक्शन विल बी डिक्लेयर एज वॉइड, मतलब जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ कमी पाया जाएगा, देन ही विल बी डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड। disqualified when the election is declared void. और जो पोस्ट वेकेंट होगा, वेकेंट पोस्ट को इट शुड बी फिल्ड विद इन 6 months। जो वेकेंट पोस्ट हो जाएगा, जब क्रिएट होगा वेकेंट पोस्ट, तो इट शुड बी फिल्ड विद इन 6 months, विद इन 6 months। और इसको जब तक ये पोस्ट वैकेंट है, यहाँ पे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उस समय में एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। एक्टिंग प्रेसिडेंट, he will be as acting president, he will work as acting president, the vice president। and अगर वाइस प्रेसिडेंट भी वो पोस्ट में, वाइस प्रेसिडेंट भी कुछ वजह से अगर प्रेसिडेंट का जगह नहीं ले पाया, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करेगा। अगर चीफ जस्टिस भी नहीं होगा, इफ चीफ जस्टिस ऑल्सो फेल्स, अगर वो भी कुछ वजह से प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है, देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट will be holding the office of the president as an acting president, senior most judge of Supreme Court। तो ये समझ गया।
पोस्ट वेकेंट होने का बाद उसको फिल करना पड़ेगा 6 महीना का अंदर, 6 महीना तक। और उस समय में एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा द वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जब वहाँ पे एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, तो वाइस प्रेसिडेंट यूजुअली कहाँ पे ये चेयर करता है, मतलब ये कहाँ पे बैठता है, वो राज्यसभा में बैठता है। तो वो राज्यसभा का स्पीकर बनना बंद हो जाएगा अगर वो प्रेसिडेंट बनता है तो। और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होने से द सीनियर मोस्ट जजेस और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये है इसका वेकेंट पोस्ट होने का। नाउ लेट्स सी द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट पावर्स डू ही हैव और शी हैज। नाउ आवर प्रेसिडेंट इज अ वुमन। Powers and functions ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए उसका पावर्स में बहुत सारा है। एग्जीक्यूटिव पावर है, एंड लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, और इमरजेंसी पावर। तो देखिए बहुत सारा पावर है एक प्रेसिडेंट का साथ, बट ही इज नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। हम लोग का यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो जो लोकसभा है और प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लोग का मेन पावर रहता है। बट जो भी हम लोग काम करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका सब जो भी बिल होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम से आता है। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है इंडिया का, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, all executive action of government of India are formally taken in the name of president. In the name of president। और जितना भी अपॉइंटमेंट करता है, इन द यूनियन ऑफिसेस, वो सब प्रेसिडेंट करता है। लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, other ministers means the council ministers, and the chief justice of India, judges of the Supreme Court, and High Court,
अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको क्या बोलता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, and chairman of UPSC, chairman and members of UPSC, chief election commission, चीफ इलेक्शन कमीशन में कितना मेंबर होता है आप लोग जानता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होता है, ठीक है। वन इज इलेक्शन, एक कमिश्नर होगा, उसका बाद नीचे में 2 कमिश्नर होगा वो मेन कमिश्नर के अंदर। तो मेंबर्स एज वेल एज द मेन इलेक्शन कमिश्नर, ये सबको प्रेसिडेंट ही चुनता है, अपॉइंट करता है। चुनेगा तो ये पार्लियामेंट का हाथ में होता है, बट अपॉइंट कौन करता है? इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other members of this same commission, okay, the election commission। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। गवर्नर, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सब हम लोग का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या है। आप यहाँ से ओवरऑल आइडिया ये लगा लीजिए कि जो यूनियन लेवल में जो भी है, जो सेंटर का जो भी पोस्ट होगा उसको प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेगा, एंड जो स्टेट लेवल का है उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए। तो इतना तो आपको पता होना पड़ेगा कि CAG कहाँ है, ये इसका काम क्या है, ये सब हम लोग बाद में देखेगा। अटॉर्नी जनरल क्या काम करता है। So it is the list Mitaram NC में जो भी एरिया है उसको डिक्लेयर एज ए शेड्यूल्ड एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है? इट कुड बी डन बाय the president. He can declare any area as scheduled area, एंड उसमें शेड्यूल्ड एरिया में बनाने के बाद उसको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या क्या पावर्स देना होगा वहाँ पे, ये सब भी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एंड ही एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटोरी, ये तो जानता है होगा, यूनियन टेरिटोरी थ्रू हिज
appointed administrators. ये है NE. He can ask for any information from the PM regarding anything, regarding mainly the administration. He can seek any information from PM regarding administration. और एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स. ये था एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का. एग्जीक्यूटिव पावर में मेनली ये इम्पोर्टेंट है. ये मेंबर्स को कौन चूज करता है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है. और बाकी तो आप अंदाज़ा लगा ही सकता है कि प्रेसिडेंट ही ये डिक्लेयर कर सकेगा शेड्यूल एरिया को, एंड यूनियन टेरिटरी को वो एडमिनिस्टर करता है, ये तो आप जानते हैं. तो जब कोई स्टेट में जब इमरजेंसी ला जाता है, स्टेट इमरजेंसी, तो हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं उसको. तो वो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, प्रेसिडेंट थ्रू इज अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा उसमें, गवर्नर स्टेट को चलाता है. तो ये रहता है, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन. बाद में देखेगा हम लोग. तो ये सब लिस्ट था एग्जीक्यूटिव पावर का. नाउ लेट्स सी द लेजिस्लेटिव पावर्स. legislative powers he can summon or prorogue prorogue the parliament and dissolve the Lok Sabha. सामन मतलब बुलाना. जैसे कि कोर्ट से सामन मिलता है, इसका मतलब क्या है कि आपको कोर्ट बुला रहा है. और प्रोरोग मतलब किसी ये को डिसकंटिन्यू कर देना, उसको ख़त्म कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना या ख़त्म कर देना, दैट इज प्रोरोग. और सामन मतलब बुलाना. तो प्रेसिडेंट को अगर सामन करता है, ये अगर कुछ देश में कुछ इमरजेंसी हो गया तो उसको सामन करेगा पार्लियामेंट को. या तो अगर वह हाउस में, कोई भी हाउस में, स्पेशली लोकसभा, वहाँ पे अगर जो मेजर पार्टी है, जो अभी पार्टी चला रहा है, यूजुअली ये कोलिशन गवर्नमेंट का साथ होता है. कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, दो पार्टी जिसका अच्छा से मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी नहीं आया है, वो लोग आपस में मिलके एक गवर्नमेंट खड़ा करता है. तो ऐसे समय में क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट गिर जाता है. तो गवर्नमेंट गिरने का बाद वो प्रोरोग कर देगा पार्लियामेंट को. प्रोरोग मतलब ख़त्म कर देगा, डिसकंटिन्यू कर देगा.
and summon the joint sitting. ये जॉइंट सीटिंग वाला बहुत आता है, ठीक है, एग्जाम में, इसको याद रखिए आप। पहले तो सामन प्रेसिडेंट कर सकता है, ये याद रखिए। पहले जॉइंट सीटिंग को कौन सामन कर सकता है? ऑफ बोथ द हाउस। बोथ द हाउस मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। सामन कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन ये जॉइंट सीटिंग में कौन बैठेगा चेयर में, मतलब हु विल प्रिसाइड ओवर इट? इट विल बी प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इन वेरियस एग्जाम्स। जो जॉइंट सीटिंग होता है दोनों हाउस का, उसमें कौन प्रिसाइड करता है? बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और ही एड्रेस द पार्लियामेंट कब कब? फर्स्ट तो इन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, commencement of the first session after election, after the general election। जब जनरल इलेक्शन होता है इंडिया में पूरा लोकसभा का, तो क्या होता है, उसके बाद से जो नया सरकार आएगा उस समय में जो फर्स्ट जब वो सीटिंग कर रहा होगा लोकसभा में, जो नया नया मेंबर्स आएगा आफ्टर इलेक्शन, तो उसको एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। एंड एवरी ईयर जब सेशन शुरू होगा, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर में भी एवरी ईयर प्रेसिडेंट वहाँ पे भाषण देता है, ईच ईयर। तो ये दो समय में प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो चेयर में बैठता है लोकसभा में एंड राज्यसभा में, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अपॉइंट मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब एक राज्यसभा से, एक लोकसभा से एक इंसान को चुनेगा, एक आदमी को चुनेगा और उसको लोकसभा का स्पीकर बनाएगा और राज्यसभा का भी स्पीकर बनाएगा। राज्यसभा में क्या होगा, यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनता है, लेकिन जो डिप्यूटी स्पीकर है, इसमें डिप्यूटी स्पीकर, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ का जो स्पीकर होगा प्लस यहाँ का डिप्यूटी स्पीकर, दोनों को ही अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, स्पीकर एज वेल एज डिप्यूटी स्पीकर।
ये अपॉइंट करेगा बाय प्रेसिडेंट। तो समझ गया, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो स्पीकर होता है और यहाँ का जो डिप्यूटी स्पीकर होगा उसको अपॉइंट करेगा बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ में स्पीकर प्लस डिप्यूटी स्पीकर इन द लोकसभा ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये है एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन द राज्यसभा 12 मेंबर, he nominates 12 members in राज्य सभा और राज्यसभा में 12 मेंबर को कैसे नॉमिनेट करेगा, जिसका स्पेशल नॉलेज होगा इन लिटरेचर लिटरेचर यहाँ पे जावेद अख्तर भी एक मेंबर था पहले राज्यसभा का, एंड साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। सचिन तेंदुलकर को जब ये नॉमिनेट किया था सचिन तेंदुलकर को, तो उसको सोशल सर्विस का तौर पे उसको मेंबर बनाया था राज्यसभा का पहले में। तो सचिन वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। और पहले में अभी तो वो डिसकंटिन्यू हो गया आफ्टर द 104th अमेंडमेंट एक्ट। पहले में क्या होता था, 2 मेंबर्स, ये पहले में होता था, ठीक है, आजकल ये डिसकंटिन्यू होगा। 2 मेंबर सेलेक्ट करता था लोकसभा में, और ये 2 मेंबर्स कहाँ से होता था, फ्रॉम एंग्लो इंडियन। ऊपर में लिख देगा यहाँ पे थोड़ा, ये 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन से होता था, उसको लोकसभा में सीट मिलता था 2। इसको डिसकंटिन्यू कर दिया आफ्टर द इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड आफ्टर 104 अमेंडमेंट एक्ट। Amendment Act 2019। एंड एक चीज ये इम्पोर्टेंट है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स होगा और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इसको डिसाइड करेगा, who will decide, it will be decided by the president. He decides on question of disqualification of member of parliament. And article FG, article 1 to 3 ये प्रोवाइड करता है, it provides that this article 1 to 3 provides that a president can promulgate ordinance। देखिए ऑर्डिनेंस जो क्या है,
ऑर्डिनेंस जो कोई जब कोई लॉ पास करना होता है, एंड उस समय में ये जो हाउसेस है, पार्लियामेंट है, वो भी सेशन में नहीं होता है, तो वो उसको लॉ पास करने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, जब कोई भी हाउस जो सेशन में नहीं होता है, व्हेन द हाउस इज नॉट इन द सेशन, मतलब हाउस जो रनिंग नहीं होता है उस समय में, तब ये ऑर्डिनेंस को पास करते हैं। प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन parliament is not in session, सॉरी। लेकिन यहाँ में एक कंडीशन है, ये जो ऑर्डिनेंस है इसको पूरा लॉ बना के कंटिन्यू नहीं रख सकता है, इसके लिए 6 वीक्स का अंदर इसको फिर से पार्लियामेंट अप्रूव करना पड़ेगा। जो ये ऑर्डिनेंस बनाया है इसको 6 वीक्स का अंदर में पार्लियामेंट जो इसको अप्रूव करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। द ऑर्डिनेंस must be approved by parliament within 6 weeks from the reassembly, from its reassembly। एंड लास्टली जो रिपोर्ट होता है ऑफ द डिफरेंट कमीशंस, रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कमीशंस ये प्रेजेंट करता है बाय द प्रेसिडेंट, ही प्रेजेंट्स द रिपोर्ट ऑफ the commissions like CAG, UPSC and Finance Commission, etc। यहाँ पे ये समझ लीजिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सब का जो रिपोर्ट आएगा ये प्रेसिडेंट जो इसको पार्लियामेंट का सामने में रखेगा, ये प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, बिफोर द पार्लियामेंट। और हम ये बताया था पहले में आप लोग को जब स्टेट एंड ईच टेरिटोरीज का बारे में बता रहा था, देखिए जो स्टेट के लिए बिल होता है उसको भी प्रेसिडेंट को भेजना होता है, ठीक है। और यूजुअली जो बिल एक्ट में जब कैसा तब्दील होता है, जब बिल आएगा फिर प्रेसिडेंट एक्शन देगा, वो एक हो गया। और बिल 2 टाइप का होता है बिल, जो एक मनी बिल, एक ऑर्डिनरी बिल। तो ये मनी बिल जो है मनी बिल जो हमेशा पास होगा बिफोर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे मनी बिल जो हमेशा एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगा
इसको पास करने के लिए। और ऑर्डिनरी बिल जैसे ऑर्डिनरीली प्रोसेस चलता है वैसे चलेगा। तो स्टेट में जब आ जाता है ये बिल का, स्टेट में क्या है, एक प्रोविजन है, स्टेट का जो एक्सेंट देता है, एसेंट देता है अपना एसेंट, वो एसेंट गवर्नर देता है, जो पार्लियामेंट जब पास करता है उसको प्रेसिडेंट देता है। स्टेट में क्या होता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ पास करता है तो गवर्नर उसको एसेंट करता है। तो एक गवर्नर का साथ ये प्रोविजन है स्टेट में कि वो अपना बिल को रिजर्व कर देता है, रिजर्व कर देता है फॉर प्रेसिडेंट। तो जब ये रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट इसको अपना एक्शन दे सकता है। एक्शन देने का साथ साथ ये अपना जब एक्शन दे देगा तो साथ साथ ये बिल से एक्ट बन जाएगा, और अपना एक्शन को विथ होल्ड भी कर सकता है। ये विथ होल्ड कर देगा, एक्शन को वापस भेजेगा ही नहीं, तो ये अपने आप में ये खत्म हो जाएगा ये बिल जो। और एक है कि यहाँ पे गवर्नर, ये जो बिल आया था प्रेसिडेंट का साथ, वो प्रेसिडेंट फिर से बिल को भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। अच्छा से सुनिए, ये स्टेट और ये यूनियन में अलग अलग होता है। पहले तो ये स्टेट का भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होगा, या तो वो एक्शन दे देगा, वो एक्ट बन जाएगा, या तो विथ होल्ड कर देगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। और एक में क्या होगा, थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल का हो रहा है, ठीक है। ये मनी बिल का बारे में नहीं हो रहा है। मनी बिल में जो भी हो प्रेसिडेंट को एक्शन देना होता है, क्योंकि ये प्रायर रिकमेंडेशन से आया होता है। तो ये मनी बिल का बारे में बात नहीं हो रहा है, ये ऑर्डिनरी बिल का बारे में बात हो रही है। तो ये थर्ड वाला में प्रेसिडेंट जो ये बिल को फिर से वापस भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर के साथ में, और स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगा, कुछ चेंजेस करके या तो बिना चेंज का साथ, अगर ये फिर से प्रेसिडेंट को भेजता है तो प्रेसिडेंट को ये वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है कि प्रेसिडेंट उसको एक्शन देना पड़ेगा। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एक्शन। फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट उसको जो भी हो, चेंजेस हो नहीं हो, वो जब वापस आ जाएगा तो ये प्रेसिडेंट का मर्जी है, वो अपना एक्शन नहीं दे सकता है। ये स्टेट बिल का बारे में बात कर रहा था हम लोग, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर पार्लियामेंट में होने से, पार्लियामेंट में मतलब ये जो यूनियन लेवल में होने से, पार्लियामेंट अगर कोई बिल पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा जाता है, वहां से पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट का साथ आता है। तो यहाँ पे भी सेम है, पहले तो एक्शन दे देने से वो बिल से एक्ट बन जाएगा, या तो उसको विथ होल्ड करके वो बिल को ही खत्म कर देगा। और थर्ड में क्या है, प्रेसिडेंट वो बिल को वापस भेजेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। ये हम ये यूनियन लेवल का बात कर रहा है, पार्लियामेंट का बात कर रहा है, नॉट द स्टेट। तो ये जब पार्लियामेंट में वापस भेजेगा तो पार्लियामेंट वहाँ पे चेंजेस करेगा या नहीं करेगा, और वापस ऐसे ही बिल को भेज देगा, तो प्रेसिडेंट को एक्शन देना ही पड़ेगा। ये पार्लियामेंट का केस में प्रेसिडेंट को एक्शन देना ही पड़ेगा। अगर वो वापस भेजता है बिल को कंसिडरेशन के लिए, या फिर वापस आता है, तो प्रेसिडेंट को उसको बिल को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन ये स्टेट में क्या होता है, जब गवर्नर जो बिल को रिजर्व करके रख देता है प्रेसिडेंट के लिए, तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट टू गिव हिज एक्शन। ये स्टेट
स्टेट का ये बिल और जो पार्लियामेंट का बिल है, इसमें ये डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द फाइनेंशियल पावर। फर्स्ट तो अभी जो मनी बिल का बात किया था, मनी बिल जो it is introduced only with the prior permission or the recommendation of the president. Only with president's prior recommendation. और जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है, डिमांड फॉर ग्रांट, ये भी इट कैन बी मेड, जो डिमांड को डिमांड कर सकता है ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ओनली ऑन हिज और हर, अभी हर है हम लोग का, प्रेसिडेंट औरत है, रिकमेंडेशन। ये डिमांड फॉर ग्रांट क्या है? देखिए, जो बजट आता है, बजट में बहुत सारा बजट में एक ग्रांट रहता है कि मतलब टोटल बजट में हम लोग को कितना पैसा चाहिए होगा। यहाँ पे आ जाएगा हर सारा डिपार्टमेंट, मिलिट्री आ जाएगा, हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशनल सेक्टर आ जाएगा, आईटी सेक्टर से जितना देश का है, एक ग्रांट बनता है, डिमांड फॉर ग्रांट। ये ग्रांट को वो डिमांड कर सकेगा ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये डिमांड फॉर ग्रांट तो वो है, पैसा है ये एक, यहाँ पे जो हम लोग जो फंड बोलते हैं, फंड, इसको आप फंड ही समझिए। तो ये जो फंड रिलीज करने का जो डिमांड करेगा, इट कैन बी डन ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो बजट होता है, बजट, इसको प्रेजेंट कौन करता है? बजट को आप लोग न्यूज़ पे देखता होगा, इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वो हम लोग का सीतारमन जी है, वो करती है, ये प्रेजेंट करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ये किसका बिहाफ में करेगा? प्रेजेंट, ही और शी प्रेजेंट्स द बजट इन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, लेकिन किसका बिहाफ में करेगा? ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ये है बजट का। एंड जो फाइनेंस कमीशन होता है, उसको भी कंस्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। constitutes a finance commission in every 5 years। ठीक है, 5 years का ड्यूरेशन रहता है एक फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन यूजुअली जो फाइनेंशियल कंडीशंस और उसमें क्या सुधार लाना है, उसमें क्या करना है, ये सब का ये लोग वहाँ पे खोज करता है कि देश में क्या क्या चल रहा है और कहाँ पे क्या क्या फाइनेंस का ज़रूरत है,
और स्टेट एंड यूनियन का साथ फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, ये सब एस्पेक्ट में करता है। तो करंट अफेयर के लिए आप ये जान लीजिए। अभी करेंटली क्या कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है करेंटली कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? इट इज 15 फाइनेंस कमीशन। एंड यहाँ का चेयरमैन कौन है? NK सिंह। आई थिंक हिज नेम वाज नंद किशोर, शायद नंद किशोर सिंह है, बट आप NK सिंह याद रखने से भी हो जाएगा। NK सिंह इज द चेयरमैन और अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो ये फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूट कौन करता है? इट इज ऑल्सो डन बाय द प्रेसिडेंट। नाउ लेट्स सी द जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर फर्स्ट तो हम लोगों ने देख लिया था, अपॉइंट करना टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट। और थ्रू आर्टिकल 143 this article provides that president can seek advice from the Supreme Court. He can ask for any advice from the Supreme Court. On any question of law. और फैक्ट। एंड जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट का पास ये पार्डनिंग पावर भी होता है। ही हैज गॉट द पार्डनिंग पावर ऑल्सो। पार्डनिंग पावर मतलब जो आपका सजा है, सजा को प्रेसिडेंट खत्म कर सकता है, या तो उसको चेंज कर सकता है, या तो ये सजा का जगह दूसरा सजा दे सकता है। ये सब पार्डनिंग पावर का अंदर आता है। ये इसके लिए कुछ टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स। फर्स्ट इज पार्डन। पार्डन मतलब इसमें कंप्लीटली फ्री कर देगा जो भी कन्विक्ट हुआ है, फ्री फ्रॉम ऑल conviction and sentence। तो जो ये होता है, आप लोग ने शबनम मर्डर केस सुना है? शबनम मर्डर केस यूपी का। शबनम मर्डर केस ये है, शबनम जो फर्स्ट लड़की है इंडिया में जिसको डेथ सेंटेंस दिया है, तो वो पार्डनिंग के लिए वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा था कि उसका कुछ पार्डन कर देने के लिए उसको, लेकिन प्रेसिडेंट भी उसको नहीं माना है। तो अभी तक केस चल रहा है उसका। नेक्स्ट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में देखिए ये होता है कि जो सजा है, सजा को कम्यूट करके, जैसे कि फांसी का सजा मिला है, फांसी का सजा को आप कमती करके उम्र कैद का सजा दे दो, ये कर सकता है कम्यूटेशन में।
तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ punishment to a lighter form, like डेथ सेंटेंस अगर आपको मिला है तो इट कैन बी कम्यूटेड टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट. और रेमिशन मतलब यहाँ पे उसका टाइप ऑफ सजा कम नहीं होगा. मतलब जैसा कि रिगोरस पनिशमेंट है तो रिगोरस पनिशमेंट ही रहेगा आपका सजा, लेकिन उसका ड्यूरेशन को कम कर देगा, लेकिन जो टाइप ऑफ जो पनिशमेंट है वो सेम ही रहेगा. रिड्यूसिंग period of sentence without changing its nature, or you can say its character. For example 10 years का अगर आपको रिगोरस पनिशमेंट है तो इसको 5 years का रिगोरस पनिशमेंट बना सकते हैं. मतलब यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बट क्या है, ड्यूरेशन को कम कर देगा विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर. रेस्पाइट में लेसर सेंटेंस हो जाता है ओरिजिनल जो दिया है उससे फॉर सर्टेन फैक्ट्स लाइक प्रेगनेंसी हो गया. तो ये जो शबनम मर्डर केस का था, शबनम मर्डर केस में भी उसका एक प्रेग्नेंट था वो, और अभी उसका बच्चा भी हो गया, बच्चा भी बड़ा हो गया, तो उसके लिए वो फांसी का सजा नहीं देने के लिए कोशिश कर रहा है प्रेसिडेंट से. लेसर सेंटेंस in place of one originally awarded. Due to certain facts or due to special facts like pregnancy, और डिसेबिलिटी, और मत लिखिए, और सिकनेस एंड मेनी मोर. मतलब कुछ भी स्पेशल फैक्ट हो सकता है इसको सजा कम कराने के लिए. कोई सिकनेस में भी इसको कम करा देता है, रेस्पाइट कर देता है. फोर फाइव इज रिप्राइव जो कुछ नहीं है, बट एक
टेम्पोरेरी स्टे इन द सेंटेंस, मतलब कुछ टाइम आपको सजा आपको रुका देता है, जहाँ पे उसका बाद आप फर्दर आप ये फर्दर रिक्वेस्ट करने के लिए आपको फर्दर आप रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को कि आपको इसको सजा को कम्यूट करना है या रेमिट करना है या रेस्पाइट करना है। तो उसको जब फर्दर रिक्वेस्ट करेगा उस समय तक एक टेम्पोरेरी स्टे दे देता है। आप लोग ये कोर्ट में स्टे ऑर्डर सुनता होगा। स्टे ऑर्डर मतलब वो समय तक नहीं चलेगा, वो उसका ऊपर में जो भी केसेस है वहाँ पे स्टे लगा देता है, रुका देता है उसको। टेम्पोररी स्टे ऑफ द सेंटेंस। और ये टाइम पीरियड में ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन यहाँ पे दे कैन सीक, it enables them to seek pardoning, or any form of pardon, or you can say any form of pardon. They can seek any form of pardon. सीक का जगह आप बेग भी ले सकता है। यूजुअली बेग यूज करता है। तो ये है जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आज प्रेसिडेंट खत्म नहीं हो पाएगा लग रहा है, कुछ बच गया। ठीक है, उसको हम लोग कल देख लेंगे या मंडे को। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। ओके, गुड नाइट।